हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आप सब लोगों ने कॉमर्स लिया है, 10th आपका अभी ख़त्म हुआ होगा और कॉमर्स में भी आपने मैथ्स लिया है, तो डोंट वरी, बहुत आसान है मैथमेटिक्स कॉमर्स में। 11th का मैथ्स भी आसान है, 12th का मैथ्स भी आसान है। बस तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम्हें साथ में पढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते रहना है। याद रखना 11th एंड 12th एक चीज़, एक मंत्र अपने लिए रख लो कि मैथ्स में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वैसे तो पूरी ज़िंदगी के लिए वही होता है कि कभी भी मैथ्स सीखना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करना है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज तुम लोग देखोगे कि कैसा मैथ्स आता है 11th स्टैंडर्ड के अंदर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सेट्स एंड रिलेशंस। ऐसा सेम एक चैप्टर, सिमिलर सा एक चैप्टर तुमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। अगर तुम्हें वो 9th वाले कॉन्सेप्ट याद है ना, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा चैप्टर तुम्हारे लिए। लेकिन अगर नहीं भी है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुम में से किसी को भी नहीं पता कि सेट क्या होता है, तुमने इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, हम वैसा मान के चलते हैं और उस हिसाब से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ अ सेट? कि आखिर सेट क्या होता है सर जी? देखो चैप्टर का नाम था सेट्स एंड रिलेशन, रिलेशन बाद में देखेंगे, सेट की बात करते हैं। सेट क्या होता है? डेफिनेशन लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला? अ कलेक्शन, ये एक कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब क्या? बहुत सारी चीज़ों को मैं अगर एक साथ लेकर आके एक जगह पर रख दूं तो उसको क्या बोला जाएगा? कलेक्शन। लोगों के पास कपड़ों की कलेक्शन होती है, बुक्स की कलेक्शन होती है, लोगों के पास कैमरास की कलेक्शन होती है, लोगों के पास कॉइन्स की कलेक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन रखा जा सकता है। लेकिन आगे वो बोलते हैं कि ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हेन आई से वेल डिफाइंड, तो इसका मतलब क्या हुआ सर जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दुनिया में किसी भी इंसान से अगर पूछूं कि इस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे, तो उन सब का आंसर सेम मिलना चाहिए। ध्यान से सुना इस चीज़ को। मैं दुनिया में अलग अलग लोगों से, मैंने रमेश को पकड़ा, रमेश को बोला, रमेश तू बता इस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो वो मुझे 5 चीज़ों का नाम बताएगा। लेकिन अगर फिर मैं जाके किसी सुरेश को पकड़ूं तो वो भी उन्हीं 5 चीज़ों का नाम बताना चाहिए। मेरा नाम है कमलेश, कमलेश सर मुझसे पूछोगे तो मैं भी वही 5 चीज़ों का नाम बताना चाहिए। मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम्हारे मुँह से भी वही 5 चीज़ों का नाम निकलना चाहिए, तभी जाके उसको क्या बोला जाएगा? सेट। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ एग्जाम्पल्स लेते। देखो क्या लिखा है, डेज इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में कौन कौन से डे होते? कौन कौन से डे होते बताओ? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यही 7 दिन होते हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने खुद से पूछा तो मेरे दिमाग से यही 7 है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तुमसे पूछूंगा तुम क्या बोलोगे? सेम चीज़। रमेश से पूछूं, सुरेश से पूछूं, दुनिया में जाके किसी से भी अगर मैं पूछूंगा कि बताओ डेज इन अ वीक कौन कौन से, वो उन्हीं 7 डेज का नाम बताएगा। इसका मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, पूरी दुनिया के लिए सेम है, मतलब वो एक सेट है, मतलब वो एक सेट है। समझ में आ रहा है? आगे देखो क्या लिखा है, मंथ्स इन अ ईयर। एक ईयर में कितने महीने होते? कौन कौन से महीने होते बताओ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही महीने होते, 12 महीने होते। मुझसे पूछो, रमेश से पूछो, सुरेश से पूछो, तुम खुद से पूछो, तुम्हारा जवाब वही 12 महीने होंगे। मतलब पूरी दुनिया के लिए वो कलेक्शन सेम है, इसका मतलब इट इज़ अ सेट। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ बेस्ट मैथ्स टीचर ऑन यूट्यूब, कि बताओ यूट्यूब पे सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट मैथ्स के टीचर कौन कौन है, तो अब पता है क्या होगा? मेरा जवाब अलग निकलेगा, तुम अलग आंसर दोगे। हो सकता है मैं बोलूँ कि यार मैं बेस्ट टीचर हूँ, या फिर हो सकता है मैं किसी और को बेस्ट टीचर बोल दूँ, लेकिन तुम्हारा जवाब कुछ और हो सकता है। हो सकता है तुम्हें कोई और अच्छा लगता हो सकता है किसी को, कोई रमेश को लगेगा कि कमलेश सर बेस्ट है, सुरेश को लगता है कि नहीं नहीं कमलेश सर नहीं बेस्ट है, कोई दूसरा XYZ मैथ्स का टीचर है वो बेस्ट है। सबका जवाब अलग अलग आएगा। कोई 4 टीचर का नाम बताएगा, कोई 3 टीचर का नाम बताएगा। इसका मतलब ये कलेक्शन तो है, क्योंकि देखो ना बहुत सारे मैथ्स के टीचर हैं, तो कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइंड नहीं है, हर किसी का जवाब अलग है। इट इज़ नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। ठीक है, देखो आगे का, स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स, क्या ये सेट है? हाँ ये सेट है। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं बोलता हूँ एक क्लास की बात करता हूँ, तो मान लो मैं तुम्हारे क्लास की बात कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे क्लास में किसी भी बच्चे से अगर बोलूँगा कि बताओ तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट है, कौन कौन से स्टूडेंट है, वो उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लेगा ना, किसी और का लेगा क्या? नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैं किसी बाहर वाले बंदे से भी पूछूँ
कि मुझे बताओ उस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, तो वो जाएगा देखेगा, जो बच्चे होंगे उनका नाम बताएगा। दुनिया में किसी को भी बोलूँगा जाओ बताओ उस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, तो उस क्लास में देख के उन्हीं बच्चों का नाम बताएगा मुझे। तो सबको पता होगा कि यार उस क्लास में वही बच्चे हैं, उनका ही नाम लिया जाएगा। मतलब इट इज़ अ सेट, ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। आगे देखो, ब्रेव स्टूडेंट्स इन अ क्लास कोई बोले तो कि बताओ, मैं किसी से आके पूछूं, रमेश को लेके आऊं और बोलूं बता इस क्लास में कौन कौन से ब्रेव स्टूडेंट्स, ब्रेव यानी बहादुर स्टूडेंट्स को, तो रमेश को तो पता ही नहीं है कि कौन कौन से बच्चे बहादुर है। लेकिन रमेश बोलेगा चलो वो वाला बच्चा बहादुर दिख रहा है मुझे, सुरेश आके बोलेगा नहीं मुझे तो वो बच्चा बहादुर दिख रहा है। सबका जवाब अलग है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। मुझे लगता है तुम्हें समझ गया सेट क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं सेट के बारे में। तो अगली चीज़ जो हमें देखनी है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स। देखो सेट तुमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि लिखोगे कैसे, मैं बोलूँगा डेज इन अ वीक, ये एक सेट है, चलो इसको लिख कर बताओ, तो क्या लिखोगे, डेज इन अ वीक लिखोगे, या फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्या लिखोगे तुम, ऐसा भी तो लिख सकते हो डेज इन अ वीक, ऐसा भी तो लिखते हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कैसे लिखोगे, तो वो हमें पढ़ना है। हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके, पहला इट इज लिस्ट या फिर रोस्टर मेथड, दोनों एक ही है यार ना, लिस्ट भी उसी को बोलते हैं, रोस्टर भी उसी को बोलते हैं, लिस्ट फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। और दूसरा मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म, ये दोनों एक ही हैं, एक ही चीज़ के दो नाम है। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा लिस्ट मेथड में एक सेट को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, किसी भी सेट को जब हम लोग लिखने जाते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है थ्रू अ कैपिटल लेटर, यूजिंग अ कैपिटल लेटर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल एक्स, मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, ए टू जेड किसी भी लेटर का यूज़ कर सकता हूँ एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स, सेट का नाम है एक्स, लेकिन सेट के अंदर क्या क्या लिखा मैंने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मैंने लिस्ट बना दी भाई, ये ऑब्जेक्ट इस सेट में पड़े, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लिस्ट फॉर्म, क्योंकि लिस्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, या फिर इसी को रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास क्या है मालूम है, सेट बिल्डर या फिर रूल फॉर्म। इसमें ना हम लोग लिस्ट नहीं बनाते पूरी, हम कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंडीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं रूल फॉर्म, क्योंकि रूल लिखा गया है। क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स मेरे सेट का नाम है, अंदर एक कुछ तो लिखा है, उसको कैसे रीड करेंगे बाद में देखो, फिलहाल बस इतना देखो क्या लिखा, x इज अ डे इन अ वीक, यही सेम चीज़ है, एक वीक में जो डे होता है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी, लेकिन मैंने उनका नाम लिखने की जगह, लिस्ट बनाने की जगह कंडीशन ही सीधे सीधे उठा के पटक दी उसके अंदर। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। इसको रीड कैसे करते हैं मालूम है, अच्छा इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें रीड करना आना चाहिए। कैसे रीड करेंगे, क्या लिखा है x, तो x को x ही रीड किया जाएगा। इक्वल टू की जगह तुम बोलोगे इज अ सेट ऑफ, क्या बोलोगे, इज अ सेट ऑफ, ये जो x है इसको तो तुम x ही बोलोगे। अच्छा, ये जो लाइन दिख रही है, पाइप दिख रही है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर ना वो पाइप ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है, दोनों चल जाता है। तो जो पाइप दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट, क्या बोला जाता है, सच डैट। तो इस पूरे को रीड कैसे करते हैं, ऐसे, x इज अ सेट ऑफ x सच डैट x इज अ डे इन अ वीक। समझ में आया तुम लोगों को, आसान है उसको रीड करना। एक बार इसको ज़रा ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करो, देखो उसको कैसे रीड करते हैं। और बस यही दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। और भी एक तरीका है वेन डायग्राम, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइज में, अभी के लिए सिर्फ ये दो तरीके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आगे क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट। हम सेट के साथ ना ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब जैसे नंबर्स पे करते हैं, नंबर्स पे क्या किया जा सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दो नंबर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, दीज आर ऑल ऑपरेशंस। वैसे ही सेट पे भी ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, लेकिन वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो क्या है फिर, सबसे पहला है इंटरसेक्शन। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन। दिखाते कैसे, ये देखो, ये इंटरसेक्शन का सिंबल, जैसे देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उनका सिंबल होता है ना, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड। वैसे यहाँ पे भी सारे ऑपरेशंस का एक एक सिंबल होता है। सबसे पहला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। क्या होता है इंटरसेक्शन, तुम्हें दो सेट दिए जाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने बोला जाएगा। देखो, ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, और तुम्हें बोला कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो कैसे निकालोगे, कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट, दोनों सेट को देखो और दोनों में जो भी कॉमन दिखे वो लिख दो, हो गया इंटरसेक्शन। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4,
इधर क्या है 2 3 4, कॉमन क्या है 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, तो 2 3 4 दोनों में कॉमन था, वही उसका इंटरसेक्शन हुआ। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को उठा के लिख दो, इंटरसेक्शन हो गया। इजी, आसान, बहुत इजी था। आगे देखो अगला क्या है हमारे पास, यूनियन। यूनियन मतलब क्या, पहले डिनोट किससे करते, देखो ऐसे, यू जैसा दिखता है, ऑब्वियस ही बात है, यूनियन तो यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, यू जैसे दिखने वाली सिंबल से डिनोट करते हैं। इसमें क्या किया, दो तुम्हें सेट दे दिया, ए सेट और बी सेट, और बोला दोनों का यूनियन निकालो। यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिखा है, इट इज यूनियन, ठीक है, यूनियन निकालो। तो यूनियन में क्या किया जाता है, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट। इस बार कॉमन नहीं निकालना है, इस बार ए में जितने एलिमेंट है वो भी लिख दो, बी में जितने एलिमेंट है वो भी लिख दो, दोनों के दोनों लिख दो। लेकिन एक चीज याद रखना, रिमेंबर नॉट टू रिपीट एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को रिपीट मत करना। ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बी के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो देखो जरा ध्यान से, ए में लिखा था 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, बी में लिखा था 2 3 4 5, मैं लिखने गया लेकिन 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। देखो ध्यान से, मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन बी, बोला ए के सारे एलिमेंट लिख दो, तो ए में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, वेरी इजी। बी के सारे एलिमेंट लिख दो, बी में 2 है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, रिपीट नहीं कर सकता। 3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, रिपीट नहीं कर सकता। 4 भी मैं लिख चुका हूँ, रिपीट नहीं कर सकता। 5 मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख दूंगा, हो गया मेरा ए यूनियन बी। वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। ये इंटरसेक्शन था, ये यूनियन था। आगे बढ़ते हैं, और भी ऑपरेशन है हमारे पास। अगला ऑपरेशन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। क्या है, सब्ट्रैक्शन। जैसे नंबर्स में करते हैं माइनस, वैसे यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। क्या लिखा है, अगर तुम्हें 2 सेट दे दिया ए और बी, अब मैंने बोला देखो माइनस करके बताओ, ए माइनस बी करके बताओ, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। राइट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख के रख लेने। दिखाता हूं तुम लोगों को, ए माइनस बी किया, ठीक है, पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। पहला सेट क्या है, ए के सारे एलिमेंट यानी 1 2 3 4 लिख लो। चलो 1 2 3 4, फिर आगे क्या बोला मैंने, एक्सक्लूडिंग द कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट। लेकिन जब तुमने इसको लिखा ना, तो एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना है। किसको बाहर निकालना है, कॉमन एलिमेंट्स को। वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है उनको बाहर निकाल देना है। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए मैंने, अब दोनों में जो कॉमन है उनको बाहर निकाल देता हूँ। तो 1 दोनों में कॉमन है क्या, नहीं, तो 1 नहीं निकलेगा। 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, तो 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1। क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो ए माइनस बी क्या आ गया, 1। रिमेंबर, कभी भी माइनस करते टाइम, सब्ट्रैक्शन करते टाइम, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को लिखा जाता है, सेकंड सेट के एलिमेंट से लेना देना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। उसमें से भी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स उनको निकाल दिया जाता है, जो बचा वही तुम्हारा आंसर है। जैसे यहाँ पे हमें मिल गया 1, ठीक है। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार रिवाइंड करो, वापस से देखो, बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या दिया हम लोगों को, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिखते कैसे हैं, ये दिख रहा है सिंबल, ऐसे लिखा जाता है। जो भी तुम्हारा लेटर है, सेट का नाम है ABCD, उसके ऊपर एक डैश लगा दिया जाता है, ठीक है। तो एक ऐसे कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिखते हैं। इसको किया कैसे जाता है, देखो, कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से पहले ना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तुमने पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट मतलब एक बहुत बड़ा सेट जिसके अंदर सब आ जाता है। जैसे कि मैंने एक सेट लिखा ए के अंदर 1 2 3 4 लिखा है, बी के अंदर 5 6 7 8 है, सी के अंदर 8 9 10 11 है, ठीक है। तो ए में कुछ नंबर है, बी में कुछ नंबर है, सी में कुछ नंबर है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे होंगे। उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। सबसे बड़ा सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। तो ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट में क्या किया जाता है कि तुम्हें एक सेट दिया जाएगा और तुम्हें एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। तो एक सेट मिला मुझे 1 2 3 4, एक यूनिवर्सल सेट मिला जिसमें बहुत सारे नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के। अब मुझे बोला कि ए का कॉम्प्लीमेंट करो, ए का कॉम्प्लीमेंट करो। याद रखना, ये एक यूनरी ऑपरेशन है, मतलब एक सिंगल सेट के ऊपर होता है। तो ए सेट लिखा और उसी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं
उनको छोड़ के कौन कौन सा एलिमेंट बच रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, और उनको लिखूंगा। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट करना था तो ए के अंदर 1 था, मैं 1 छोड़ दूंगा, 2 छोड़ दूंगा, 3 छोड़ दूंगा, 4 छोड़ दूंगा, और एक्स के अंदर जितने बचे 5 6 7 8 9 10 पूरा उठा के लिख दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुना, मैंने वहां पे लिखा है राइट ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है सब लिख दोगे, लेकिन जो तुम्हारे गिवन सेट में थे उनको छोड़ के। तो ये पूरा मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन उनको छोड़ दूंगा जो ए में भी थे, तो 1 2 3 4 छोड़ दिया, जो बचा वो लिख दिया। समझ में आया तुम लोगों को? नहीं समझ रहा है थोड़ा सा रिवाइंड करोगे, देखोगे वापस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट थे तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉमन सेट्स, कॉमन सेट पता है क्या होता है? ये ऐसे सेट्स होते हैं ना जिनको ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने डिसाइड कर दिया है कि भाई ये सेट है, इसको इस लेटर से डिनोट करना है, ये सेट है, इसको इस लेटर से डिनोट करना है, और यूनिवर्सली इनको ऐसे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला है कैपिटल एन। कहीं पर भी अगर तुम्हें कैपिटल एन लिखा हुआ दिखे, कहीं पर भी याद रखना, तो उसका मतलब हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या हो गया उसका मतलब? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर जाएंगे, लेकिन स्टार्ट 1 से करेंगे, एंड कहाँ करना है कोई लिमिट नहीं, कहीं पर भी जा सकते हो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फिर एक आता है होल नंबर से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। एक ही फर्क है नेचुरल नंबर और होल नंबर में कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। एक ही नंबर एक्स्ट्रा है होल नंबर के अंदर। ठीक है, फिर आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। याद रखना, ठीक है, ये तीनों सिंबल्स और इनके मतलब तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। चैप्टर के अंदर बहुत सारे सिंबल दिखेंगे पर लिख कर नहीं आएगा उसका मतलब क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में पता है क्या, तुमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, दोनों में पॉजिटिव नंबर्स थे बस। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे होते हैं, यानी 0 भी है, +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है, -2 भी, +3 -3, +4 -4, +5 -5, +6 -6, इन्फिनिटी तक सारे नंबर पॉजिटिव में भी प्रेजेंट होंगे और नेगेटिव में भी प्रेजेंट होंगे। समझ में आया तुम लोगों को? ये 3 तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे लिख के रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और तब समझ में आएगा कि तुम्हें कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जितने सेट दिए हैं इनको तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है लिस्ट फॉर्म। ठीक है, बताया था ना, 2 नाम है उसके, मतलब लिस्ट करके लिखना है। तो ऑलरेडी जो दिया है वो कौन सा होगा? देखो, लिस्ट तो हमें बनाना है, तो ऑलरेडी जो दिया होगा वो कौन सा होगा? जो दूसरा वाला था ना, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रूल फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान होता है, देखते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? x सच डैट x, बोला था ना जो पाइप है इसको क्या पढ़ते हैं? सच डैट। ठीक है, x सच डैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। ध्यान से देखो क्या बोला उसने? लेटर्स लिखने हैं। अच्छा, लेटर कौन से वर्ड से निकाल के लिखने हैं? मैरिज वर्ड से निकाल के लिखने हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला लेटर क्या है मैरिज वर्ड में? कैपिटल M लिख दिया। लिस्ट बनाओ, सारे लेटर्स की लिस्ट फॉर्म में ये किया जाता है, तो कैपिटल M लिख दिया। फिर अगला लेटर क्या दिख रहा है? A लिख दिया। फिर अगला लेटर क्या दिख रहा है? R लिख दिया। लेकिन रुको, वापस से R आया। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, मतलब लिस्ट जब बनाओगे तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। R एक बार लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा। फिर क्या लिखा है? I, तो मैं लिख देता हूँ I। फिर क्या लिखा हुआ है? A, तो मैंने लिख दिया। सॉरी, ए तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, कैसे लिखूंगा? फिर क्या दिया हुआ है? जी, और फिर क्या दिया है? ई। खत्म हो गया क्वेश्चन। लिस्ट बनानी थी, किसकी लिस्ट बनानी थी? सारे लेटर्स की। इस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं सबकी लिस्ट बनाई, बस इतना ध्यान रखा कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। खत्म हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया सेकंड क्वेश्चन में? देखो लिखा है x सच डैट x इज एन इंटीजर, और ये कोई कंडीशन दे दी है। ध्यान से देखना क्या बोला? x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या? मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, वो नंबर जो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, 0 प्लस माइनस किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे इतना पता है, मैं जो भी आंसर लिखूंगा उसमें 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पे? देखो जरा ध्यान से,
वो हमें बोलते हैं कि x की जो वैल्यू है वो -1/2 से लेके 9/2 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी, उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ मैं। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। मतलब कि x की वैल्यू जो होगी वो 0.5 से स्टार्ट होके 9/2 को कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा? 4.5। इन्हीं के बीच में कहीं पर होगी, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हैं एक बार। नंबर लाइन क्या होता है? ये एक लाइन होती है, बीच में 0, यहाँ पे 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। 5 यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर्स। वेरी इजी, बहुत आसान है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उसने बोला था इंटीजर, इंटीजर में 0 पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आते हैं, मैंने सारे लिख दिए। अब देखते हैं इस रेंज के हिसाब से। वो बोल रहा है कि जो मेरी x की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। सिंबल किसका है? ग्रेटर का सिंबल है। देखो बड़ा मुंह जिसके साइड है वो बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा मुंह किसके साइड है? x के साइड है, तो x बड़ा होना चाहिए -0.5 से। -0.5 किधर आता है सर? ये 0 है, ये -1 है, ये बीच में आता है -0.5। इससे बड़ा नंबर मतलब इसके उस साइड जाएगा, इधर जाओगे छोटा हो जाएगा, उस साइड जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा नंबर। फिर वो बोलते हैं 4.5 से छोटा होना चाहिए, तो ये रहा 4 5, बीच में 4.5 होगा, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो बीच में कितने नंबर्स दिख रहे हैं? 0 1 2 3 4। इंटीजर्स कितने? देखो पॉइंट इंटीजर में नहीं आता, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर तो वो हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में नंबर्स इंटीजर्स कितने? 0 1 2 3 4। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4। खत्म हो गया, बहुत आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हम लोगों को लिख के। वो हमें बोलते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 2 × n, स्मॉल n। अब स्मॉल n क्या है? आगे लिख कर दिया है। n का मतलब एक नेचुरल नंबर। ये जो n दिख रहा है इसका मतलब हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने अभी भी पढ़ा था, 1 से स्टार्ट होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डॉट डॉट डॉट। जितने भी नेचुरल नंबर्स है सब उस स्मॉल n की जगह रखे जा सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छा आंसर क्या आएगा सबका? ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 1 सा कितना हो जाएगा? 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, डॉट 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 डॉट। बहुत सारे, समझे तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? n की जगह पे नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट करो और तुम्हें आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा 2 4 6 8 10। अब नेचुरल नंबर तो इन्फाइनाइट तक जाते हैं, मतलब ये जो वैल्यूज़ है ये भी कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट तो दी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा थर्ड का? इट वुड बी 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। समझ में आया तुम लोगों को? अगर मान लो तुम्हें एक वेरिएशन भी बता दो, मान लो यही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो फोर्थ क्वेश्चन है नहीं, हम मान लेते हैं अगर ऐसा दिया होता कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ऐसे लिख कर दिया होता तो उसका आंसर क्या आता? सर जी देखो, क्योंकि n इस बार होल नंबर है तो n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से, तो हम लोग 2 × 0, 2 × 1, 2 × 2 ऐसे करेंगे, तो 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऐसे आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। समझ में आया तुम लोगों को? अच्छा तुम लोग एक सवाल पूछ सकते हो, कितने नंबर लिखने के बाद डॉट 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 करना है? उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, तो तुम कुछ नंबर्स लिखो उसके बाद डॉट 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 कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया तुम लोगों को? फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और क्या दिया सेकेंड क्वेश्चन में? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सेट्स हमें लिख कर दिए गए हैं और हमें इन सेट्स को किस फॉर्म में बनाना है? सेट बिल्डर में, मतलब रूल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो ऑलरेडी दिया ये क्या है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज लिस्ट फॉर्म। लिस्ट ऑलरेडी दी है, इस बार हमें रूल बनाना है, यानी कंडीशंस बनाने। जैसे पिछले क्वेश्चन में कंडीशन लिख के दिए थे, हमें खुद यहाँ पे बनाने थे। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है? 0 लिख कर दिया। एक ऐसी कंडीशन बनाओ जिसका आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा x सर्च डेट x। देखो स्टार्ट तो ऐसे ही किया जाता है, किसी भी सेट बिल्डर में स्टार्टिंग ऐसी होगी, x सर्च डेट x। कोई ऐसी कंडीशन जिसका आंसर 0 आ जाए। बहुत सारे कंडीशंस है जिनका आंसर 0 आ सकता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, सॉरी मैं ऐसा लिख दूं x इज अ होल नंबर लेस देन 1,
कि x होल नंबर है और उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो देखो होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, लेकिन मेरे वो 1 से छोटी होगी, तो 1 से छोटी मतलब 1 से छोटी तो 0, एक ही होल नंबर है 1 से छोटा 0, देखो आंसर 0 आ जाएगा। मैं ये लिखूंगा, डन, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि x इज अ होल नंबर लेस देन 1, हो गया मेरा काम। इससे भी हो जाएगा, लेकिन रुको, क्या यही बस लिखा जा सकता है, कुछ और नहीं लिखा जा सकता? और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तुम अलग अलग कंडीशंस के साथ खेल सकते हो जहाँ पे तुम्हारा आंसर फाइनल में क्या आ जाए, 0 आ जाए, लेकिन वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम कैसे करोगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो हमें क्या लिख कर दिया हुआ है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है, तो इंटीजर जैसा दिख रहा है ना, जो इंटीजर पढ़ाया था सेम वैसा ही है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि इंटीजर तो देखो ऐसा होता है ना, 0 होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, फिर एक टाइम पे क्या होता है हमें नहीं पता वो कहाँ रुकने वाला है, तो हम डॉट 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 लिखते चले जाते हैं। ये खत्म हो गया 3 पे आके। तो मुझे बताना है कि मेरा जो x है वो एक इंटीजर होगा, लेकिन उसको 3 पे ख़त्म कर देना लाके। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा कि x सच डेट x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन मुझे साथ में ये भी बताना है कि 3 पे ख़त्म करना है, प्लस माइनस 3 पे। तो मैं लिखूंगा x की जो वैल्यू होगी वो -3 से लेके +3 के बीच में ही रखनी है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, समझे? -3 से +3 मतलब -3 से स्टार्ट करो, +3 पे लाके ख़त्म कर दो, उसके आगे मत जाना। खत्म हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक बड़ा सा सेट दिया है, यहाँ पे ना तुम्हें पैटर्न निकालना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है, पैटर्न निकालना पड़ेगा। कैसे पैटर्न निकालेंगे, मुझे दिख रहा है ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर। ऊपर क्या लिख के दिया हुआ है, सब कुछ नेचुरल नंबर लिख के दिया है। तो नीचे क्या है, नीचे भी तो कुछ होगा। तो नीचे मैं देख रहा हूँ 1 के नीचे 2 दिया है, 2 के नीचे 5 दिया। अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। और इसी 1 में अगर मैं +1 कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर 1 का स्क्वायर करूँ +1 करूँ तो आंसर आएगा 2, जो कि मुझे नीचे मिल रहा है। सेम ऊपर करके देखो, 2 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर 4 + 2 सॉरी 1 + 1 करो। ठीक है, 2 का स्क्वायर +1 4 + 1 कितना हो गया 5। फिर यहाँ पे 3 पे करके देखो, 3 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 कितना हो जाता है 10, देखो नीचे। 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, देखो नीचे। 5 का स्क्वायर 25 + 1 कितना हो जाएगा 26, देखो नीचे। तुम्हें एक पैटर्न मिल गया कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कैसे बना है, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करो +1 करो, डिनोमिनेटर बन के तैयार है। अब तुम बोलोगे कि सर आपको तो पहले से पता है कि ऐसा ही पैटर्न है, हमें तो देख के समझ ही नहीं आएगा। तो देखो पैटर्न रिकग्निशन जो होता है ना, ये इतना आसान काम नहीं होता, ये प्रैक्टिस करते करते ही आता है। अब देखो एक बार मैंने तुम्हें क्वेश्चन बता दिया ना, अब अगली बार जब भी तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ देखो ऊपर नंबर है, नीचे उस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, ये करते करते ही आती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने पहली बार देखा और तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाए, आ भी सकता है, अगर आता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग फिर। ठीक है, पैटर्न समझ के आप देखो लिखेंगे कैसे, मैं बताऊँगा कि यार x सच डेट। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ना, यहाँ पे बड़ा सा पैटर्न है, ऊपर एक नंबर है, नीचे उसी नंबर का स्क्वायर है, +1 है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन रुको, तुम्हें बड़ा सा पैटर्न बनाना है ना, तो जब बड़ा पैटर्न बनाना हो ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि x के पीछे मत पड़ो, एक अलग से वेरिएबल लो n और इसका यूज़ करके पैटर्न बनाओ। मैं बताऊँगा क्यों ऐसा करना है, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि x = n, ऊपर एक नंबर होगा, नीचे उसी नंबर का स्क्वायर होगा और +1 कर देंगे। ध्यान से देखते जाओ, सब समझ में आएगा। ऊपर एक नंबर होगा, नीचे उसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, +1 कर देंगे, यही हमारा पैटर्न था। लेकिन साथ ही साथ में एक और चीज़ है, ये जो n है, जो भी नंबर है, ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, कैपिटल N, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। प्लस एक और कंडीशन कि ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पे जाके ख़त्म हो गया, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो <= 7 होगी, मतलब 7 पर जाके क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना, हमने ऐसा क्यों लिखा। मुझे ना एक बड़ा सा फॉर्मूला बनाना था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता ना x बिलोंग्स टू x इज इक्वल्स टू ऊपर एक नंबर नीचे उसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1, चलता क्या? तुम लोग खुद बताओ। x खुद किसके इक्वल है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अरे x तो x के बराबर होगा, x इस अलग से फॉर्मूले के इक्वल कैसे हो सकता है? तो इसीलिए इस पैटर्न के लिए हमें एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ताकि सेपरेशन रहे कि भाई x की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है, इस फॉर्मूले का x से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7। समझ में आया तुम लोगों को? बस इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप तुम लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।